यूपीएससी की तैयारी करना किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस बनना चाहता है, एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है। हमेशा बोला जाता है यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। और उसी मैराथन के अंदर काफ़ी सारे उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। आज उन्हीं उतार-चढ़ावों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रज़ा सर के साथ। रज़ा सर, गुड इवनिंग। गुड अंकित, इवनिंग। ये बातचीत में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। एंड विद दिस मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर, ये हमारे बहुत कैंडिड सी बातचीत होने वाली है। अंकित की बातचीत मैं उसको बोलता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे हम वो इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन ले पाएँ जो कि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स देखना चाह रहे हैं, जो कि यंग जनरेशन है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक हैंडफुल एक्सपीरियंस मिले और उनको पता लगे कि किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना चाहिए। बेसिकली व्हाट टू डू शायद साफ काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन व्हाट नॉट टू डू ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। वहीं एक मेंटर की, एक टीचर की, एक गाइड की और या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की रिलेवेंस पता लगती है। रज़ा सर को मैं केएससी के थ्रू लगभग 10 सालों से जानता हूँ और सर इस फील्ड में ऑलमोस्ट 2 डेकेड से हैं। सो आज हम सर के ही एक्सपीरियंस से जानेंगे कि किस बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करना होता है, स्पेशली पॉलिटी एग्जाम के लिए, पॉलिटी पेपर के लिए, पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए। पॉलिटी आई सपोज यूपीएससी के पीटी और मेंस दोनों में इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है और रज़ा सर पॉलिटी के ही टीचर हैं। उसके अलावा सर ने और मोर देन 1000 स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करी होगी ओवर द ईयर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं हर बात के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बोल रहा हूँ बिकॉज आज मैं बहुत ही नीश टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शायद मुझसे सवाल पूछने में गड़बड़ हो सकती है, शायद मुझसे सवाल प्रेजेंट करने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सर के जवाबों में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। सर के आंसर बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। तो सर इसी के साथ मैं शुरू करूँगा, लेकिन हम लोग बात करते हैं हमेशा से अंकित की बातचीत में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। So I would like to start from your very beginning, then we'll start the UPSC preparation. Sir, आपका बचपन, born and brought up, सर उस तरफ से लेके चलिए थोड़ा सा। My father was in the army. Okay. He retired as a colonel, and as he was in the forces, तो उसकी वजह से we had to travel a lot. तो throughout, there is no place as such जहाँ पे मैं एक ज़्यादा साल रहा हूँ because of my father's transfer. 2 से 3 साल। तो थ्रू आउट द कंट्री, मोस्टली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्ट, साउथ में उतना ट्रैवल नहीं किया हुआ। एंड आई वाज बोर्न इन यूपी। हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। हमीरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है एंड उसमें एक छोटा सा गांव है मोदाहा। इट्स एक्चुअली अ टाउन नाउ। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है। हाउएवर आई हैव नॉट स्टेड देयर मच। अभी सिर्फ फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से जाना आना चलता रहता है। बेसिकली योर रूट्स बिलोंग्स टू मोदाहा, हमीरपुर। यस। ओके, बट अभी बिकॉज ऑफ अंकल्स ट्रैवल, अंकल्स पोस्टिंग, आपको काफ़ी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। तो आई सपोज हम लोग हमेशा से बात करते हैं स्कूलिंग, जो हम कभी भी 10 से 12 साल पूरे एक इंस्टीट्यूशन को देते हैं, 12 से 13 साल सॉरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट से लेकर प्राइमरी विंग तक, देन सेकेंडरी विंग तक। तो आपके काफ़ी सारे स्कूल चेंज हुए होंगे। हाँ, आई यूज टू थिंक कि सभी के चेंज होते हैं बिकॉज दैट वाज द लाइफ। क्योंकि जो फ्रेंड्स होते थे उनके फादर भी फोर्सेस में होते थे, वो भी मूव करते थे। तो मेरे हिसाब से तो पूरा इंडिया ही 2 साल में मूव कर रहा था, ऐसा मुझे लगता था। तो एलकेजी वगैरह पोर्शन में नॉर्थ ईस्ट में रीजन में रहते थे हम। देन स्कूलिंग स्टार्ट हुए। आई एम अ केवी प्रोडक्ट, केंद्रीय विद्यालय एंड अलग अलग जगह के केवी में रहे हैं। बीच बीच में प्रॉब्लम तब होती थी जब सेशन के बीच में वी हैड टू शिफ्ट। यस, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। हाउएवर ये पार्ट ऑफ लाइफ है ये। राइट। तो सर बहुत जल्दी हमने, क्योंकि मुझे लगता है शायद कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस की, ऐसी पर्टिकुलर सिटी की, कोई ऐसे पर्टिकुलर स्कूल की कोई मेमोरी शायद आपको बहुत क्लिक नहीं कर पा रही होगी इस टाइम तक, अगर मैं स्पॉन्टेनियसली पूछूं कुछ तो। ज़्यादा टाइम मैंने केवी सदर्न कमांड में स्पेंड किया है। दैट्स इन पुणे। बहुत अच्छा केवी है। ऑलमोस्ट सारे ही केवी अच्छे होते हैं। केवी सदर्न कमांड में ज़्यादा साल रहा हूँ मैं। फ्रॉम माई 8th until 12th मेरा पुणे से ही हुआ है। ओके। सो जब हम 10th क्लियर करते हैं या बोर्ड्स एग्ज़ाम देते हैं, उस टाइम पे हमारे पास एक जीवन का बहुत अहम सवाल आता है कि हमें आर्ट्स लेनी है, हमें ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, हमें कॉमर्स पढ़ना है विद या विदाउट मैथ्स, या फिर हमें नॉन मेडिकल या मेडिकल पढ़ना है। तो आपके पास जो सवाल आया तो आपने क्या जवाब दिया? सी ड्यूरिंग माई टाइम इट वाज कि अगर आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद है तो आप साइंस लेंगे, थोड़ा सा कम है तो कॉमर्स या एंड आर्ट्स अदरवाइज, विच आई टोटली डिसएग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस आई हैड टू टेक साइंस। दो अगर आज मुझे कोई मौका दे वापस से जाने के लिए तो आई वुड पिक अप ह्यूमैनिटीज बिकॉज दैट इज वेयर माई लाइकिंग इज। ओके। सो नॉन मेडिकल या मेडिकल? बायोलॉजी, मेडिकल, प्रॉपर बायोलॉजी। तो सर उसके बाद आपने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं डॉक्टर बनने वाला?
आई टुक दिस फील्ड बिकॉज पेरेंट्स की तरफ से ये था कि साइंस यू शुड टेक, एंड बायोलॉजी इसलिए ली थी. हाउएवर आई वाज श्योर दैट इस फील्ड, इस डायमेंशन में मुझे नहीं जाना है, सो आई डिडंट परस्यू द Medical बायोलॉजी field. और मेडिकल फील्ड. ओके सर, डू यू माइंड इफ आई एम आस्किंग यू, फैमिली में कौन कौन है? My father, mother, my sister, she's married, she's in Pune itself, and now my wife and my son. ऑलराइट, एक छोटी सी क्यूट इंडियन फैमिली. Hmm. राइट. तो मेडिकल क्यों आपको परस्यू नहीं करना था, बट इस फील्ड में आप आए, यूपीएससी की फील्ड में. आई गेस बहुत ही विपरीत फील्ड्स हैं दोनों, तो आपका जो इंटरेस्ट जगा इस तरफ आने का, वो किस तरह जगा सर? कॉम्पिटिटिव एरियाज ऑलरेडी, जैसे फोर्सेस में भी कंपटीशन होता है, यू हैव दी, मतलब कंपटीशन होता है इन द सेंस आई वाज लाइक कि अंदर ही अंदर फोर्सेस में भी कंपटीशन होता है, अंदर अंदर रेजिमेंट्स में, अंदर अंदर टीम्स के अंदर भी होता है. तो कॉम्पिटिटिव फील्ड का एरिया बचपन से देखा हुआ था मैंने. एंड देर आर, लेट्स से आर्मी में जाने के लिए भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं. यू हैव द एनडीए एंड लेटर ऑन सीडीएस. हाउएवर आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट डायमेंशन और दैट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. So after my graduation, I did my MBA, and after that, I came into this field. राइट. तो वो जो आर्मी में होता है, आर्मी सन वाला एंगल, कभी आपको नहीं लगा कि आर्मी की तरफ जाना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें सीखी है, पर्टिकुलरली पंक्चुअलिटी जो मेरा है कि 8:01 नहीं हो सकता है, चाहे 7:55 हो जाए या 7:59 हो जाए. पंक्चुअलिटी जो है ये मैंने फोर्स से ही सीखी है, फादर के थ्रू. हाउएवर आई feel that I am not suitable for this area, and I am more towards academic side में ज़्यादा suitable हूँ. Academics is my forte, that's what I feel. बचपन में शायद उतना नहीं लगता था. However, once I got to know that in which direction I need to go or I want to go, so I was 100% sure academics ही होना चाहिए. ऑलराइट. सो सर, बेसिकली हमें आपसे जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे कि हम पेपर में लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन हमें मिल गया है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया है. अब हम बात करेंगे सर मेन बॉडी की. मेन बॉडी में हम आते हैं पॉलिटी की तरफ. पॉलिटी को एज अ सब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो पीटी और मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखता है. जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, जो कि मई और जून में होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप का क्वेश्चन पेपर होने वाला है. एंड जब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं, पेपर 2 में, शायद जीएस पेपर 2 में का पार्ट होता है पॉलिटी, और उसके अंदर जब हम देखते हैं कि पूरा लिखने वाला आता है, लेखन शैली बच्चों की आती है, राइटिंग स्किल्स बाहर निकल कर आती है. एक तरफ उनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टाइप को क्लिक करना है विद इन सर्टेन टाइम, और एक तरफ उनको पूरा एक्सप्रेस करना है. तो पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि इन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है कि कैसे कोई भी एस्पिरेंट इन दोनों को बैलेंस आउट कर सकता है? See, in the starting, those people who are watching this podcast, most probably वो इस field में जाना चाहते हैं. तो yes, PT, mains and then interview है, and as you told that polity is the area which I teach. तो ये हर डायमेंशन पे आ रहा होता है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो. अच्छा, इंटरव्यू में भी पार्ट प्ले करता है सर? हर जगह देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो कि करंट बेस्ड टच होते हैं. उसकी वजह से ये तीनों एरिया में काम आता है आपके. एंड आई फील दैट इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में नहीं जा रहे हैं, स्टिल इस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंट्री मच बेटर कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है. In my almost 2-decade-long career till now, I've taught more than 100,000 students. However, उसमें selection, as you know, percentage बहुत कम होती है. So more than 1,000. So at least I can surely say that not necessarily IAS, but different fields, different civil services basically वो हुए हैं उन सब में. So PT particularly is objective, then subjective, and then you finally have the interview. I've been hearing about this from quite a long time कि पॉलिटी बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. ऐसा क्यों सर? देखिए, आपको अगर सब्जेक्ट पसंद आता है तो सारे सब्जेक्ट ही स्कोरिंग होते हैं. हाउएवर कुछ सब्जेक्ट जो हैं, जो कोर बोलते हैं, जैसे हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया. आज के डेट में वी फाइंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. सो ये सारे ही सब्जेक्ट जो हैं अच्छे सब्जेक्ट हैं. पॉलिटी में इंटरेस्ट स्टूडेंट को ज़्यादा इसलिए आ जाता है बिकॉज द स्टूडेंट इज एबल टू, और अ स्टूडेंट इज एबल टू रिलेट. तो वो चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है कि ये कोई लॉ पास हुआ या राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आप कनेक्ट कर पाते हो. इसकी वजह से स्टूडेंट की इंक्लिनेशन इस तरफ आती है, एंड इसकी वजह से वो अच्छे स्कोर करते हैं. सब्जेक्ट सारे ही अच्छे. ओके सर, जब हम एनसीईआरटी की तरफ सोचते हैं, एनसीईआरटी को जब देखते हैं, जब हमने स्कूल में देखा होगा या जो भी एस्पिरेंट्स अब देख रहे हैं जिन्होंने स्कूलिंग के अंदर एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा गौर नहीं देते हैं, बस
पढ़ लिया और एग्जाम देके कोचिंग ले गए, जेपीएच की हार्ड कॉपीज ले लेके उन्होंने स्कूलिंग कर ली। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जब हम यूपीएससी में कदम रखते हैं तो पता लगता है कि एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक का पढ़ के आओ, सॉरी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ कर आओ, ओल्ड या न्यू रिस्पेक्टिव। तो पॉलिटी का पार्ट भी एनसीईआरटी से कवर हो सकता है। देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक्स हैं, हाउएवर अपडेशन जो है रेगुलर नहीं होता है, और अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो मे बी अगर आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जो कि अगर आपको बेसिक्स के लिए चाहिए तो ठीक है, हाउएवर जैसे ही उसमें मान लीजिए कोई लॉ है, इसमें शायद कोई और एग्जाम्पल दिया होगा और वो लॉ आज की डेट में हो सकता है एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो वो स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि आर दे रीडिंग द अपडेटेड वन और नॉट। और एनसीईआरटी हर साल अपडेट नहीं होती है, स्टिल इट्स अ गुड बुक। वही मैंने आपको बोला था कि व्हाट टू डू इज नोन टू एवरीबडी बट नॉट टू डू ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इसलिए मेंटोर की जरूरत आपको पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज एनसीईआरटी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अब रेलेवेंट कम हो या उनकी रेलेवेंस अब कम हो गई हो। सर अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लक्ष्मीकांत शायद एक बुक है जो बहुत पॉलिटिक्स के लिए बहुत ग्रंथ फेमस बोला बुक जाता है है। उनको। यस, पहले डीडी बासु होती थी अराउंड 15-20 ईयर्स बैक। दैट वाज हर कुछ टाइम के हिसाब से जो जो बुक्स बेटर अपडेट होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अराउंड 20 ईयर्स बैक इफ समबडी वुड हैव आस्क्ड मी, आई वुड हैव टोल्ड हिम दैट आप डीडी बासु पढ़े। अभी आई वुड से दैट इफ यू आर टेकिंग अ कोचिंग तो आप कोचिंग के नोट्स पढ़ लें। हाउएवर अगर आप बिना कोचिंग की कोशिश कर रहे हैं, और इवन कोचिंग वाले भी, स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसमें से एक लक्ष्मीकांत मानी जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेंस के लिए सूटेबल नहीं होती है ये बुक। इट्स ओनली फॉर प्रीलिम्स। यस, इट्स अ गुड बुक बट ओनली फॉर प्रीलिम्स। सो इफ यू थिंक अबाउट मेंस, कोई ऐसे बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे? वैसे देखा जाए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो लक्ष्मीकांत से पीटी में भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ये भी आजकल डायरेक्शन देखा गया है। वैसे मेंस के लिए देयर इज नो सिंगल बुक, जो क्योंकि दैट्स मोर अबाउट डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, सो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना। एप्लीकेशन की वजह से कोई बुक आज की डेट में आई डोंट हैव एनी बुक जो मैं रेकमेंड करूं स्टूडेंट को, जो स्टैंडर्ड बुक में मैं काउंट कर रहा हूँ उसको। एंड आई डोंट वांट द स्टूडेंट टू कीप ऑन सर्चिंग मल्टीपल बुक्स। आप मल्टीपल बुक्स मत पढ़ें, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अपने जिस भी कोचिंग से एनरोल्ड हैं वहाँ की बुक्स पढ़ सकते हैं, क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं जिस भी टीचर से उन्होंने पढ़ा हुआ हो, या फिर सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी तरह से। यस, इफ यू जॉइन अ गुड इंस्टीट्यूट सो आई वुड से दैट आप उनके जो आपके फैकल्टी रेकमेंड करेंगे वो करें आप। राइट सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इज लिविंग एलिमेंट और नॉट? लिविंग डॉक्यूमेंट तो है, इट्स एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। अगर आप देखें 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो अगर अमेंडमेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बदलाव आ रहा है, चेंज हो रहा है। सो अमेंडमेंट इज अ चेंज, सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो it is a perfect statement that yes, it's a living document. Right. So reading or relying on a living document, basically आज मैंने पढ़ा और मुझे 6 महीने बाद फिर पढ़ना है तो उसमें कुछ और अपडेट आ गया हो, so is it a good idea to read Constitution of India for studying polity, that too when we know it is keep on updating? देखिए, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वो अखबार डेली पढ़ते ही होंगे, एंड आई वुड रेकमेंड नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, तो उससे अपडेशन आ जाएगा। एंड ये मत सोचिए कि अपडेशन उससे आ जाएगा तो सिर्फ अपडेटेड चीज़ें पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है पढ़ना। आई वुड से वेबसाइट से आप ना पढ़ें, बुक को कोई अच्छी बुक ले लें आप। बेयर एक्ट आती हैं बहुत सारी, क्योंकि आपको बार बार अंडरलाइन करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट करना है वो वेबसाइट में। अगर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आज की डेट में तो ऑनलाइन चीज़ों में करते हैं। इफ़ यू आर एबल टू डू दैट तो फेयर इनफ। आई एम ओल्ड स्कूल, तो मेरे से बुक ही चाहिए मुझे, तो उसी को। एंड ऑल्सो वन थिंग, कभी भी फर्स्ट टाइम रीडिंग में अंडरलाइन मत कीजिए। इट विल नेक्स्ट टाइम यू डोंट नो व्हाट टू हाईलाइट, व्हाट नॉट टू हाईलाइट, एंड अगर आपने इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट नहीं की तो नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोई भी बुक अनटिल अनलेस आपको वो एक बार खत्म कर ले आप उसको, देन यू कैन अंडरलाइन इट। फर्स्ट रीडिंग में कोई भी बुक कोई भी सब्जेक्ट की मत अंडरलाइन करें। ऑलराइट सर, जैसा आपने बताया कि करंट अफेयर से हम अपडेट ले सकते हैं, सो पॉलिटी इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट और डायनेमिक सब्जेक्ट? देखिए, आपका डायनामिज्म जो आएगा वो स्टैटिक पोर्शन आएगा, तभी आपको डायनामिज्म समझ में आएगा। ठीक है। एंड डायनामिज्म समझने के लिए आपका कोर जो स्टैटिक पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो नो डाउट पॉलिटी से डायनामिक क्वेश्चन ही आएंगे, स्टैटिक क्वेश्चन ना के बराबर रहेंगे। अगर किसी साल थोड़ा सा बढ़ भी सकते हैं। राइट।
बहुत हे वाइड चल रही होगी, आप लोग को कॉन्वर्सेशन शायद समझ रहा होगा, कहीं से कुछ भी निकल जा रहा है, बिकॉज भूलिएगा नहीं, इट इज़ अंकित की बातचीत, तो बातचीत के अंदर कुछ भी कहीं से भी निकल सकता है। सो दोबारा रिज्यूम करता हूँ सर इस बातचीत को। आपने न्यूज़पेपर रीडिंग की एक बात कही, सबको पढ़ना चाहिए, और एक बहुत ही बेसिक सवाल होता है, कौन सा अखबार पढ़ें, हिंदू पढ़ें, न्यूज़ एक्सप्रेस पढ़ें या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें? इसके ऊपर छोटा सा सवाल कि सर कैसे पढ़ें, कोई सा देखिए, एग्जाम? आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, बट पढ़ते वक्त ये ध्यान दीजिए कि आप रिटायर नहीं हो चुके हैं, कि आपके पास फुल डे है और आप बैठ के बस पढ़े ही जा रहे हैं उसको। ऑलराइट। तो आपको जब पढ़ रहे हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देयर आर स्टूडेंट्स जो 2-2 3-3 घंटा अखबार में लगा देते हैं, वो नहीं करना है। और आपको फ्रंट पेज यस, एडिटोरियल यस। तो एक्चुअली क्या है कि आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, तो इसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। वंस यू नो द सिलेबस, अगर आप कोई न्यूज़ को लिंक कर सकते हैं कि ओके आई एम रीडिंग पेपर, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं पेपर 2 में यूज़ कर सकता हूँ या 3 में यूज़ कर सकते हैं या 4 में, या ऐसे है जो भी आपको समझ में आ रहा है, तो वो न्यूज़ काम की है आपकी। अदरवाइज आपके काम की नहीं है। तो मेक श्योर यू मग अप द सिलेबस डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रटें, आप सामने अपने आप उसको चिपका सकते हैं सिलेबस को नोटिस बोर्ड पे, या जो भी आपका जो रीडिंग डेस्क पे, रीडिंग डेस्क पे आप उसको लगा सकते हैं, एंड देखते रहेंगे, कुछ दिन में अपने आप याद हो जाएगा आपको। राइट। सर जब हम बात करते हैं पीटी से, जब हम ट्रांजिशन लेकर मेंस में जाते हैं और हमें पता है कि हमें अब लिखना है, बहुत लिखना है, और लिमिटेड समय के अंदर, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, लेकिन हमारा जब हम पढ़ रहे होते हैं उन चीज़ों को लेकर, हम एडिटोरियल्स पढ़ रहे होते हैं, जब कहीं बुक से पढ़ा हुआ है मटेरियल, हमने करंट अफेयर न्यूज़ से कहीं पढ़ा हुआ है, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिनको हम लगता है कि शायद इसको एग्जाम में हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सम कोड्स हो जाते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स हो जाती हैं, या कुछ डायग्राम्स हो जाते हैं। तो क्या पॉलिटी में भी ये सब हेल्पफुल होती है? यस, ये कुछ चीज़ें तो पक्का इसके लिए यूज़ होती ही होती हैं। एंड देखिए, अभी जब आप कुछ पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि इस चीज़ का उनको आंसर आता है। आपने कभी फुटबॉल खेला है अंकित? सर मैंने बैडमिंटन खेला है, मैंने क्रिकेट खेला है, स्नूकर खेला है? स्नूकर भी नहीं खेला है सॉरी। कोई बात नहीं। अगर आप देखें, अगर कैरम बोर्ड भी ये हाँ, कैरम मल्टीपल खेला है, चीज़ कैरम है। खेला तो है। कैरम में जब आप सोचते हैं तो आपको स्ट्राइकर आपके हाथ में है, आपको दिखता है सामने, और आप जब इमेजिन करते हो तो आपको पता है आपने मारा, और वो जो है स्ट्राइकर के साथ जो वो सही जगह पे लगेगी, और वो जो आपको पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। Correct. बट जब आप उसको मारते हैं तो पता लगता है स्ट्राइकर किसी और ही डायरेक्शन में Right. जाता है। सेम चीज़ फुटबॉल के हाथ है, इमेजिन करते हैं तो गोल पोस्ट में जाती है, किक मारते हैं तो जूता उड़ जाता है और बॉल कहीं और चली जाती है। तो स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो माइंड में उनकी बहुत अच्छा शायद आंसर बन जाए, बट व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग, पहले ही वर्ड में पेन रुक जाता है, हिलता नहीं है वो। उसका मेन रीज़न है प्रैक्टिस नहीं हुई है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो आता है लिख दो, खराब ही लिख दो, खराब ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते 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 इम्प्रूव कर जाएंगे। सो पढ़ते वक्त आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। डोंट थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीटी और मेंस। आप होलिस्टिक पढ़ाई कर रहे हैं साथ में ही, और साथ अगली लास्ट के 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रिसाइज हो सकता है कि पीटी या मेंस, बट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट टाइमर, या जो फर्स्ट टाइम या 1-2 साल स्पेंड कर चुके हैं, डोंट डिवाइड कि पीटी मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स यस कर सकते हैं जो प्योर मेंस में ही हैं, जो पीटी में है ही नहीं, बट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये हिस्ट्री, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते उस लेवल। वर्ल्ड हिस्ट्री यस, वो अलग है। तो पॉइंट क्या है कि आप स्टार्टिंग से ही आंसर लिखें, एंड डेली रात को सोने से पहले आई वुड से कि स्टार्ट राइटिंग आंसर, 1 आंसर अ डे लिखें, आपको आगे भी दिक्कत नहीं है। चाहे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट थिंक कि कल आप पढ़ोगे तो इतना बड़ा दिमाग हो जाएगा और अच्छा आंसर दोगे, ऐसा नहीं होता है। राइट। मतलब लिखना शुरू कर देना चाहिए, जितना आता है लिख दो, जो आता है लिख दो। बस 5 Ws एंड 1 H का ध्यान रखें, बस वो भी ना रखें। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये जो है 5 W एंड 1 H, तो ये आपको मदद करेगा बहुत अच्छा। हाउएवर, बहुत वो जो कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है, वो कॉन्फिडेंस में, देखिए ब्रश से पेंट वो आप ऐसे से करें, सिर्फ कैनवस में ऐसे भी करते रहेंगे, कुछ दिन के बाद आप अपने आप एक स्ट्रोक ऐसे कर देंगे, कुछ दिन के बाद अलग अपना ऐसा कर देंगे। वो टाइम, इट्स अ स्किल, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। देखिए, इसको मैं और अलग तरीके से समझाता हूँ। आप मुझे बताएं कि पेंटिंग कौन अच्छी करता है या कौन अच्छी करेगा, जिसके पास मल्टीपल कलर्स है या जिसके पास एक कलर है? कौन अच्छी पेंटिंग करेगा? सर हाइपोथेटिकली तो शायद जिसके पास मल्टीपल कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है कलर्स को। ज़्यादा अच्छी वो पेंटिंग करेगा जिसके पास ज़्यादा स्किल है। ओके, तो एक पेंट से
मास्टरपीस बना सकते हैं, ठीक है, एंड एक कलर से मास्टरपीस बन जाएगा और आप पूरा आप दे दो कलर्स तो खुद ही को रंग लगा लेंगे, खुद ही मास्टरपीस बन जाएगा, खुद ही मास्टरपीस हो जाएगा, मॉडर्न आर्ट हो जाएगी. तो इट्स अ स्किल. So Alright. try to go into that dimension. It will help you in all the subjects, not necessarily only polity. Right. मेरे जो भी dimension अभी तक until I don't mention subject, तो आप मान के चल सकते हैं सभी subject ओपन फॉर ऑल है. Yes. हाँ, तो ये जो भी देख रहे हैं इट्स लाइक हम लोग बात आपसे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बीइंग दैट पॉलिटी वाला फैक्टर, बट अगर जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट देख रहा है या जो भी ऐसा पर्सन देख रहा है जिसने कभी सोचा भी नहीं था यूपीएससी का यू भी, तो वो शायद उसको जागरूक हो जाए इसके प्रति और हमारे देश की काम है. सर, एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. अमंग ऑल द ईयर्स इन दिस फील्ड आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेस किया होगा, उनकी प्रॉब्लम्स आपके पास आती होंगी, अभी भी आपको टच करते होंगे कि सर ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर या व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट यू फेस इन द स्टूडेंट्स? देखिए, स्टूडेंट को एक तो लगता है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है तो पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है. हाउएवर धीरे धीरे एज इट्स अ मैराथन तो धीरे धीरे थकावट आती है, बहुत लोग इसमें ब्रेक हो जाते हैं. बस वो ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है. तो एनीबडी हु हैज़ कंसिस्टेंसी, सुपर इंटेलिजेंट यूपीएससी में नहीं चाहिए आपको. आप एवरेज स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो आईएएस बन चुके हैं. हर साल कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर होता है जो अपनी मार्कशीट डाल देते हैं अपने जो भी सोशल हैंडल में टू शो दैट कि मैं सुपर जीनियस या आपको 90% नहीं था, तो 50% वाले भी हो सकते हैं. तो इसमें ये नहीं अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है. तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रखिए एंड शुरुआत में ढिंडोरा ना पीटें आप कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि फिर सोसाइटी का प्रेशर बहुत आ जाता है. हर बार पूछते हैं अरे पीटी पास हुआ क्या, मेंस हुआ, या तो उनको खुद को नहीं पता कि पीटी है मेंस से अलग अलग है. जब भी रिजल्ट आएंगे तो हर बार पूछते हैं और इस वजह से अननेसेसरी का प्रेशर आ जाता है. एंड फाइनली स्टूडेंट ये बोलता है कि सर काश मैं थोड़ी और मेहनत कर देता. तो कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलता कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी और मैं नहीं हुआ. ये बोलते हैं सर इस साल बहुत मेहनत की थी. बट हमेशा स्टूडेंट का ये होता है कि सर काश मैं पूरी प्रिपरेशन में और मेहनत कर लेता. तो जब तक ये और का चैप्टर आपके उसमें आ रहा है कि मैं और मेहनत कर सकता हूँ, तो उस साल मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है. जिस साल और खत्म हो गया कि दिस इज माई बेस्ट, उसी साल आपका सिलेक्शन या उसी के आजू बाजू आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो अगर आपका आंसर आज है कि मैं और पढ़ सकता हूँ, तो इट मीन्स दिस ईयर इज नॉट योर ईयर, क्योंकि आप अपना पूरा पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं. ऑलराइट. सो सर, थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आने वाला है बिकॉज हम दोनों ही केएसजी से जुड़े हुए हैं. क्या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी एस्पिरेंट के लिए मैंडेटरी है? नॉट एट ऑल. ये तो क्लियर कट आंसर है कि भाई कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी. कहीं यूपीएससी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता है कि आपको आके कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आना होता है. हाउएवर कोचिंग इंस्टीट्यूट डज हेल्प अ लॉट. बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो. मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप कहीं अटक जाते हैं, तो किसको कॉन्टैक्ट करेंगे आपको? अगर आपके पास वो किसको कॉन्टैक्ट करेंगे है, राइट, तो वो फिर आपको जरूरत नहीं है. तो मतलब जब अटक रहे हैं तो देयर इज समबडी टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट. राइट. समथिंग न्यू आया हुआ है, आप खुद से बैठ के मान लो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रहे हैं. क्यों ढूंढ रहे हैं? देयर इज अ टीम सिटिंग, वो आपको बता रही है कि ये जरूरी है, इसको बस आप कंज्यूम कर लें आप समझ के. तो इफ यू हैव अ गाइड, अ मेंटर, एनीबडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आपको हर मोमेंट में अवेलेबल रहे, तो you don't require anything other than this. However, make sure when you're taking guidance from somebody, if it's not a good institute, आप डायरेक्टली किसी को मेंटर आप डायरेक्टली बना रहे हैं, तो मेक श्योर उन्होंने पक्का एग्जाम पास किया हो. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सीनियर से गाइडेंस लेने लग जाते हैं जो खुद एग्जाम में पास नहीं किया होता, जिन्होंने या फिर उन्होंने दूसरों को गाइड नहीं किया होता. See, as I sit in interview board also, every year we take hundreds of interviews. तो बच्चों से भी हम बहुत चीज़ें सीखते हैं. The kind of students, उनकी अप्रोच, जब उनका सिलेक्शन होता है, we have our own, मतलब हम स्टूडेंट को मार्क्स नहीं देते हैं इंटरव्यू में, ताकि स्टूडेंट कहीं ये ना हो कि मोटिवेशन लेवल कभी टच ना हो, हवा में उड़ जाएगा कि भाई मेरे को 200 मिल गए हैं, या फिर डिमोरलाइज ना हो जाए कि 100 है. बट खुद के एनालिसिस के लिए भी आई कीप ऑन गिविंग मार्क्स अपने की स्टूडेंट को इतने मिलने चाहिए, इसके इतने मिलने चाहिए. एंड जब यूपीएससी की लिस्ट आती है तो आई पर्सनली डू इट, ऑफिशियली नहीं कर रहा, आई पर्सनली डू इट एंड आई ट्राई टू टैली कि आई हैड गिवन दिस स्टूडेंट दिस मच ऑफ मार्क्स. जो मोस्टली सिमिलर लाइंस में आ रहा होता है. आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट आएगा. अगर मैंने 190 दिए होंगे तो 193 आ गया, 185 आ गया, या तो ब्लंडर ना कर दिया स्टूडेंट. करेक्ट. तो इससे हमें समझ में आता है किस टाइप के स्टूडेंट्स चाहिए होते, तो फिर हम अगली बार और स्टूडेंट को बेटर गाइड कर पा रहे होते. ये टाइप का एक्सपीरियंस आपसे 1 साल 2 साल 3 साल सीनियर स्टूडेंट के पास नहीं होगा. उनका एक्सपीरियंस खुद का होगा.
राइट, उनकी गलतियों का होगा, यस, और उनकी अगर उनके पास उनकी गलती वो सुधार पा रहे होते तो वो शायद सेलेक्ट निकल चुके होते, राइट। ऑफ तो कोर्स, पॉइंट है कि यहाँ पे आपका पूल बहुत बड़ा होता है पर्सनल, मतलब जैसे एक कोई दवाई है मेरे पे काम करके आप पे शायद ना काम करे, वो बेंचमार्क दवाई नहीं बोल सकते हो। सो व्हेन वी सी एट डिफरेंट लेवल्स एंड उसके हिसाब से वो चीजें वर्कआउट कर रही होती है, तो हम भी अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो in that sense, if you have somebody who himself became an IAS officer, I still remember an IAS officer called me up and he said कि सर मेरा छोटा भाई प्रिपेयर करना चाहता है and I want you to guide him. तो I started smiling कि यार you yourself is an IAS officer, आप क्यों चाहते हो? बोला कि सर मैं बन गया सर, पर मैं बना क्यों मुझे नहीं पता, बट आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्लीज गाइड हिम। राइट, तो एक आईएएस ऑफिसर खुद सोच रहा है कि वो Guide खुद नहीं से कर बन पाएगा। गया बट गाइड नहीं कर पाएगा। यू कुड बी ए गुड क्रिकेटर बट नॉट बी, यू good कैन नॉट बी coach. और यू मे नॉट बी ए गुड कोच। सो वो थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है। तो गाइडेंस अगर अच्छी है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली मे बी कोचिंग की जरूरत ना हो, बट आपको एक बेटर गाइड की, मेंटोर की जरूरत पड़ेगी हमेशा, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। एंड ऑफ कोर्स कोई भी अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी अपना मेंटोर बनाते हैं, लाइक संदीप भैया को अगर हम ढूंढते भी हैं अपनी लाइफ के किसी भी को, तो संदीप भैया शायद हमेशा अवेलेबल ना हो, बिकॉज उनकी अपनी भी जीवन होती है, उनकी अपनी भी कुछ परिस्थितियां होती हैं। क्या था वो, हमारी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर नहीं है, तो काफी परिस्थितियां होती हैं, इसलिए बच्चों को कोचिंग का एक ऐसा सपोर्ट मिलता है कि इवन इफ समबडी इज नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, who the mentor or the person is allocated to that particular student, वो किसी और को अप्रोच करके अपनी चीजों को सॉल्व करा सकते हैं। That's the institute will do it। अगर कोई मेंटर अवेलेबल नहीं किसी रीजन की वजह से, तो इंस्टीट्यूट विल फाइंड अनदर मेंटर फॉर दैट पर्सन। और हो सकता है कि वो मेंटर उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट ना हो, तो दूसरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी स्टूडेंट को मिल जाता। हो सकता है कि एक मेंटर समझा रहा हो किसी को कुछ, वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा। सबके अपने तरीके होते हैं समझाने के भी, समझने के भी। तो स्टूडेंट अगर बोलता है कि सर मुझे इनसे नहीं समझ में आ रहा, तो एक संदीप भैया हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट कोचिंग यू हैव मल्टीपल संदीप भैया। राइट सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत ही सवाल का जवाब दिया था कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन दोस, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट यू मे हैव हर्ड। सर दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा, मैं लिखा भी था स्पेसिफिकली, द मोस्ट कॉमन फैक्टर यू हैव सीन इन ए, दोस हु हैव क्लियर्ड, बी दोस हु हैव नॉट। देखिए फैक्टर्स अगर मैं बताऊं तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये रेगुलर रहे हैं। एंड स्टूडेंट ने अपना सेल्फ एनालिसिस पक्का किया हुआ है कि मैं अगर फेल हुआ तो मैं क्यों फेल हुआ। सी आई मेट स्टूडेंट जो पहले अटेम्प्ट में टॉप 10 में आ गए हैं, आई मेट स्टूडेंट जो चौथे अटेम्प्ट में पहली बार पीटी पास किया है, बट उसी साल सिलेक्ट हो गए हैं। कोई स्टूडेंट है छठवें अटेम्प्ट में पीटी पास हो रहा है एंड उसी साल सेलेक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट का कहीं पे किसी का पीटी में प्रॉब्लम है, किसी का मेंस में प्रॉब्लम है, किसी का ओवरऑल कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही होती है। तो दो स्टूडेंट्स आर एबल टू डू सेल्फ एनालिसिस कि आप फेल हुए तो क्यों हुए हो। जो पास हो जाते हैं या जो सिलेक्ट हो जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द अटेम्प्ट, दे हैव डन दैट, उनमें वो पोर्शन है वो सेल्फ एनालिसिस करने का। यस, एंड जो नहीं हो रहे हैं वो क्या करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक का बता दूं, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने पढ़ाई की, उसको पीटी फेल हो गया, उसके बाद सेम बुक वो बैठ के वापस से पढ़ने लग जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि मैंने ये पहले भी पढ़ी थी, मैं क्यों नहीं जवाब दे पाया, कहाँ मेरे से प्रॉब्लम हुई है, व्हाट डिफरेंट या व्हाट शुड आई डू दिस टाइम जो कि लास्ट टाइम से डिफरेंट होगा। आप ऐसा नहीं है कि आप देखिए बुक्स तो सेम ही बुक है, बट कहीं ना कहीं अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो अप्रोच जो स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट हुए हैं, ज्यादातर है कि उन्होंने सेल्फ एनालिसिस कम किया होगा, वो ज्यादा चांसेस जो मैंने देखा है। सो बेसिकली जो क्लियर कर जा रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद क्लियर कर रहे हो या जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे बहुत ही मेजर फैक्टर है सेल्फ एनालिसिस। अगर क्लियर कर लिया यानी कि उन्होंने सेल्फ एनालिसिस कर लिया था, इसलिए अपनी गलती को सुधार लिया है। जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं यानी कि अपनी गलती को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए अब इसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने ऑप्शनल कोई पिकअप कर लिया, मान लीजिए गलत ऑप्शनल पिकअप किया, सारे ऑप्शनल अच्छे हैं। इंटरव्यू में स्टूडेंट संस्कृत भी ऑप्शनल लेके आया हुआ है, मलयालम भी, लिटरेचर काफी लेकर आते हैं, सारे मैंने मतलब देयर इज नो सब्जेक्ट एज सच जिससे मैं स्टूडेंट का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया है और उसका वो फील्ड में उसका मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट। कभी-कभी हम लोग डैफ पढ़ते हैं तो ये भी ऑप्शनल होता है क्या? आई हैव बीन टेकिंग इंटरव्यू फॉर मेनी इयर्स, सो आई नो कि सारे सब्जेक्ट्स तो ये बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर आप बताइए मेरा अच्छा सब्जेक्ट क्या है, कि आपको मीठा पसंद है, मुझे मान लो खट्टा पसंद आया, तो व्हाट इज योर लाइकिंग। तो बहुत स्टूडेंट क्या होता है गलत ऑप्शन पिकअप कर लेते हैं एंड दे स्पेंड इयर्स इन दैट। क्योंकि प्रॉब्लम बताता हूँ, स्टूडेंट को लगता है कि ये स्टूडेंट फील्स दैट दिस ऑप्शन इज गुड फॉर मी,
उनका एनालिसिस जो भी हुआ हो उसमें हो सकता है उन्होंने ले लिया हो कि फ्रेंड ले रहा है ये सब्जेक्ट इसलिए मैं ले लेता हूँ, ये सुना है कि टॉपर इस साल इस सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो ये ले लेता हूँ, ये ईजी है। कोई ऑप्शन ईजी नहीं होता है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आपके लिए ईजी सारा ईजी है। Yes. अब आता है कि स्टूडेंट ने क्या किया, मान लीजिए एक सब्जेक्ट ले लिया, तो स्टूडेंट पीटी दे रहा, पीटी फेल हो रहा है वो। अब जब तक उसके मेंस की बात आई तब उसको पता लगेगा कि एक्चुअली वो ऑप्शन भी वो गलत पिकअप करके बैठा है। राइट। तो यही एनालिसिस जो है कि आप सब्जेक्ट भी जो आप पिकअप करते हैं वो सब्जेक्ट प्रॉपर देख के रखिए कि इज इट सुटेबल फॉर यू और नॉट, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स 3 साल 4 साल अटेम्प्ट दिया एंड देन दे चेंज द ऑप्शनल एंड उसी साल सिलेक्शन हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि ऑप्शनली अटका रहा था ना। तो वही सेल्फ एनालिसिस है कि आपने लिया तो क्यों लिया, सही तरीके से लिया कि गलत तरीके से लिया। आपको जीएस में मदद कर रहा है इसलिए आप ओवर एक्साइटेड होकर चले गए। हाँ सर, काफी बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं, देखिए चलिए आपने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया तो जीएस में आपकी मदद करेगा, मेंस में करेगा ही, पेपर 1 में। मैंने ज्योग्राफी ले लिया, मेरे भी पेपर 1 में मदद करेगा। तो एज मैंने कहाँ लिया आपसे, नहीं लिया। आपने हिस्ट्री में लिया, मैंने ज्योग्राफी में ले लिया, तो बैलेंस आउट हो गया। किसी ने पीएसआईआर ले लिया, तो पीएसआईआर में उनको लगे पेपर 2 में हेल्प होगी, कोई सोचेगा मेरे एसए में मदद हो जाएगी। वेट, मैथ्स तो मदद नहीं कर रहा ना इसमें किसी में भी, उसके बावजूद आपको टॉप 10 में मिल जाएंगे मैथ्स के। मेडिकल भी नहीं कर रहा होता है, मेडिकल भी वो ब्रॉडली बोल रहे हैं नहीं कर रहा है, जैसे मैथ थोड़ा सी साइड में मदद कर देता है, बट माय पॉइंट इज ब्रॉडली तो कर नहीं रहा है, उसके बावजूद आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इटसेल्फ। यस, तो पॉइंट इज कि स्टूडेंट जीएस में वेटेज की वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से सब्जेक्ट ले लेते हैं। हाउएवर वो हो सकता है उनके लिए सूटेबल ना हो, तो वो एनालिसिस जरूरी है। एक फैक्टर शायद मैंने ये भी देखा था काफी स्टूडेंट्स के अंदर कि जिस पर उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, जिसे अपने जीवन के 5 साल दिए हुए हैं, सोचते हैं इसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बना लेते हैं। अगर वो सब्जेक्ट उनकी लाइकिंग की वजह से था, दे हैव डन देयर ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ दैट दे लाइक द सब्जेक्ट। लेट्स से फिलोसफी में उन्होंने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब बीए में कर रहे हैं, फिलोसफी में थोड़ा ऑनर्स की तरफ जा रहे हैं, एंड पीजी भी कर रहे हैं बिकॉज उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो बेस्ट है उनके लिए सब्जेक्ट। तो बट बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं 12th के बाद दे हैव टेकन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में बहुत सारा मतलब स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। राइट, स्टूडेंट आपसे पूछते हैं कि सर मैं ऑप्शनल क्या लूँ, मतलब देयर इज नो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उस स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये जो माहौल रहा है उसी के हिसाब से। तो सेल्फ एनालिसिस का मेरा मतलब यही है कि हर चीज में सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं। राइट, तो बेसिकली वही हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, जैसे आपके पास 11th-12th में मेडिकल तक था, बट नाउ यू आर टीचिंग पॉलिटी। पूरा एक फ्लिप है, आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया है, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं था बट आपको लेना रहा वो बिकॉज ऑफ क्या था, पढ़े लिखे हैं तो साइंस करा दो, बट आपने फिर अपने आप को इंक्लाइन किया टुवर्ड्स दिस एंड यू आल्सो फील कि अगर मुझे दोबारा मौका लगेगा तो आई रीड ह्यूमैनिटीज अगेन, बिकॉज आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस तरफ है। सो आई सपोज ऑप्शनल के लिए मैंने कई जगह सुना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लाइकिंग को अपनी मौका दीजिए, सिर्फ अपने, और हाँ शायद PYQ उसको पढ़ के एक बार टेस्ट करके देख लो कि सॉल्व हो रही है नहीं हो रही। PYQ तो हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि टू एनालाइज कि आप अगर मान लो पढ़ रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट मान लो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, आई वुड से कि पहले PYQ देख लो, इट विल हेल्प यू आउट कि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मान लीजिए कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है मान लीजिए, एंड उनको कोई एक रीजन है मान लीजिए वो, या मान लीजिए अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट, उनको वर्ल्ड हिस्ट्री की वजह से वो लग रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मैं मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे रहा हूँ आपको, और उन्होंने वो कॉन्टिनेंट नहीं पूरा कॉन्टिनेंट छोड़ दिया उन्होंने, और पता लगा कि PYQ देखा तो पता लगा कि उस एरिया से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो इसी की वजह से क्या है कि आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डायमेंशन मेरे को छोड़ सकता हूँ कि नहीं, और छोड़ने का तो सोचिए मत, छूटेगा ही छूटेगा, बट आप खुद से छोड़ने के मत सोचिए। राइट, कुछ चीजें अपने आप छूट जाएंगी लेकिन आप मत छोड़ो। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स से इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर हो। मैंने शायद 2013-14 में एक फेज देखा था जब जनरल स्टडीज़ का एक बुरा रिवैम्प आया था और GSB के अंदर कोर सब्जेक्ट फॉर द UPSC एग्जामिनेशन। सो एक बहुत ही बड़ा फ्लिप आया था 2013 के बाद, ठीक है, नाउ वी आर इन 2025, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए इस चीज़ को। लेकिन हर साल UPSC कुछ ना कुछ एक नया ट्रेंड लेकर आ जाता है जो कि अनदर सरप्राइज होता है। तभी बोलते हैं UPSC इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, क्या बोलते हैं वो, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट। सो इस जो अभी इवॉल्विंग ट्रेंड्स हुए हैं पिछले कुछ 5-6 साल में, और हम जो अब आने वाले एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा ट्रेंड है जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये रिपीट हो सकता है? देखिए अगेन PYQ से आपको एडवांटेज मिल जाता है कि कोई जो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से PT के पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो
वो जो 3 ऑप्शन है वो भी फालतू के ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो भी काम के होते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपका अगर इफ़ यू गेट लेट्स से पीवाईक्यू, डोंट सिट एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग द बुक, ऐसा मत कीजिए। देयर आर गुड बुक्स एंड वी ऑल्सो हैव आवर ओन पीवाईक्यू बुक। उसमें एनालिसिस में चारों ऑप्शन की जो राइट है वो क्यों राइट है, गलत है वो क्यों गलत है, इट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि आपका अगर ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें इस बार आंसर ए हो, उसको घुमा के पूछ लेंगे तो आंसर बी हो जाता, तो अगले साल वो पूछा जा सकता है। तो दैट विल हेल्प यू आउट। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको डायरेक्शन भी सही मिले। सो बेसिकली कोई ट्रेंड पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेंड दोबारा आ देखिए सकता है। कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत बहुत लोग बोलते हैं मेरे चाचा है या मेरे अंकल के, मेरे फ्रेंड के अंकल ने बताया है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। किस टाइप का पैटर्न में जाएंगे ये नहीं पता लगता है किसी को। हम वी कीप ऑन फॉलोइंग देम थ्रू आउट द ईयर टू एनालाइज कि किस डायमेंशन की तरफ जाया जा सकता है। एंड कोई एक पैटर्न पकड़ के मत चलिए। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट जो आईपीएस है, देखिए आईपीएस के बाद एक ही सर्विस बचती है, आईएएस। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो आईपीएस हैं वो पीटी फेल कर जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स मिले हैं। वो रीजन क्या है कि कुछ कोर को पकड़ के चला और अगले साल थोड़ा सा कुछ फ्लिप हो गया वो। तो अब वो उसके लिए ध्यान प्रिपेयर्ड नहीं थे वो। तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो एक पैटर्न पकड़ के मत चलिए। गाइडेंस जहाँ से मिल रही है, अगर कोई पैटर्न चेंज हो रहा होगा तो दे विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट। सो सर इस पैटर्न से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। लिंकेजेस ऑफ सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली पॉलिटी इज समहाउ रिलेटेड टू गवर्नेंस, समहाउ रिलेटेड टू आईआर, वेरी मच रिलेटेड टू करंट अफेयर, एंड व्हिच मोर सब्जेक्ट इज इट लिंक्ड टू? देखिए आप अगर जब आप पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो हिस्टोरिकल एरियाज आपको मिलते हैं कि संविधान आया तो कैसे आया, संविधान से पहले क्या था, तो आपको तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही लिंकेज आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है। कुछ कोई क्वेश्चन को, जैसे एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट्स हैं, कोई उसको मॉडर्न हिस्ट्री में डालेंगे, कोई बोल देंगे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप पढ़ तो दोनों में रहे हैं। तो क्लियर कट हिस्ट्री उसकी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ तो आई जाती है। सोशल इशू में बहुत बार आप कुछ आंसर लिखते वक्त आप कुछ लॉ या आप एक्ट को, लॉ रेकमेंड कर देते हैं, राइट कर आर्टिकल को आप बेसिकली आप मेंशन कर रहे होते हैं, तो लिंकेज तो उसमें भी है। गवर्नेंस पढ़ने से पहले पॉलिटी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो गवर्नेंस बेटर आप समझेंगे। तो मल्टीपल सब्जेक्ट से लिंकेज है, नो डाउट। प्लस करंट अफेयर्स में तो आपको फ्रंट पेज में हर दिन आपके पास सवाल रहेगा या इन्फॉर्मेशन रहेगी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी एंड पॉलिटी से रिलेटेड होगी। ऑलराइट। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आने वाला है कि हम जब बात करते हैं पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट की और हम उसको लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ दोज 4 कोर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, हम जब इस पूरी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, कदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो किसी भी 2 या 3 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए? देखिए अब इसमें अप्रोचेस सबकी डिफरेंट होती है। कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत में एक ही सब्जेक्ट को फुल टाइम ले रहे होते हैं। कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि एक डायमेंशन पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट का एंड देन फिर वो दूसरा सब्जेक्ट भी पिकअप कर लेते हैं। इट इज़ अप टू द स्टूडेंट। हाउएवर आई वुड सजेस्ट, अगर आप जो भी साल एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कोई 2026 में अटेम्प्ट देगा, तो आई वुड सजेस्ट 2025 दिसंबर से पहले ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। ऑप्शनल खत्म हो जाना डज नॉट मीन्स कि पढ़ लिया आपने, एक टेस्ट सीरीज आपने पूरी ले ली है, उसको एनालिसिस हो गया है, किसी और ने एनालिसिस दिया हुआ है आपको, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप जीएस का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं देन ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, राइट। अब आपका ऑप्शनल खत्म हो चुका है तो देन यू हैव फुल डे विद यू, सो आप तब 2 सब्जेक्ट पिकअप कर सकते हैं। आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक ही सब्जेक्ट आपको फुल टाइम लगे आपको। तो हर स्टूडेंट की अपनी कंडीशंस होती है, राइट। सर अभी आपने थोड़ा हिस्ट्री की बात करी, मैंने कहीं शायद सुना था कि शायद लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ऐसा कुछ है? तो देखिए अब सिविल सर्विसेज अगर आप देखा जाए तो एक ऑल इंडिया सर्विस पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट अगेंस्ट फेडरलिज्म है, क्योंकि सेंटर ही रिक्रूट कर रहा है और सेंटर ही अल्टीमेट कंट्रोल करता है, बट सर्व ये कर रहे हैं स्टेट में। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने उस टाइम पे जब जो किया है, उस टाइम की सिविल सर्विस अलग थी। अभी की सिविल सर्विस अभी एग्जिस्ट करती है बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है, अदरवाइज तो ये सर्विस ऑल इंडिया सर्विस टू बी प्रिसाइज तो ये होती ही नहीं। तो यस, हिस्ट्री में एज ओरिजिन तो ब्रिटिश इरा का ही है, इसकी वजह से पीछे से लिंकेज आ रही होती है एंड राइटली एज यू हैव सेड, तो फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज। ऑलराइट सर, अभी मैं थोड़ा लेके चलता हूँ हमारी क्लासरूम कोचिंग की तरफ। जैसे मैं आप सबको बताया था कि हम लोग केजी से कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। क्लासरूम में जब पढ़ाने जाते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर अलग रीजन्स की क्लासेस होती हैं। हम लोग दिल्ली, भोपाल, जयपुर एंड इंदौर, दिल्ली में 2 सेंटर जैसे कि, तो हर सेंटर के एक अलग तरह के बच्चे आपको
अप्रोच करते होंगे, किसी को लैंग्वेज का एक बैरियर होता होगा, किसी के सवाल अलग तरह के होते होंगे। तो अपना कुछ क्लासरूम का एक्सपीरियंस शेयर करिए सर हमारे साथ। देखिए, अच्छा, बुरा। लैंग्वेज एज अ बैरियर जनरली हमें नहीं मिलता है बिकॉज वी टीच ओनली इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट को ऑलरेडी पहले से पता होता है कि ये इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो कोई बाइलिंगुअल चीज़ नहीं हो रही है। तो पर्टिकुलरली एंड वी हैव अ सेंटर इन बैंगलोर ऑल्सो साउथ में। तो ओवरऑल हर जगह पे लैंग्वेज तो कभी बैरियर रही ही नहीं है बिकॉज स्टूडेंट पहले से ही जानता है कि उनको कोई और मीडियम में नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि स्टूडेंट अगर बैंगलोर सेंटर आ रहे हैं तो उनको लगेगा कि कन्नड़ा में भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर दिल्ली या भोपाल या इंदौर में तो उनको लगे कि हिंदी में आएगा। पढ़ाने वाले इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको चीज़ें इंग्लिश में मिलेगी, तो लैंग्वेज एज अ बैरियर नहीं होता है। हाउएवर देयर आर स्टूडेंट जो खुद दे आर नॉट कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इंग्लिश, ये हिंदी बेल्ट के साथ ज़्यादा देखते हैं। तो देन वी गाइड देम कि हाउ टू इम्प्रूव, आपको लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करनी है। तो यस, समझने में बट स्टूडेंट को जनरली दिक्कत नहीं होती। ठीक है। आपकी अभी तक की टीचिंग जर्नी के अंदर से कोई भी आपको ऐसा स्पेशल मोमेंट याद आ रहा है कि ये मोमेंट है मेरी लाइफ में हमेशा रहने वाला है, उस क्लास में से किसी भी? यू कैन टेक योर टाइम। देखिए, ये तो डिफिकल्ट है अगर पिन पॉइंट करने की बात आती है। हाउएवर आई विल टेल यू, जो स्टूडेंट के साथ जो मोमेंट होता है, देखिए बहुत स्टूडेंट या बहुत लोग, आप कभी बहुत खुश हुए होंगे तो आप बहुत हंस रहे होंगे, आप कभी बहुत दुखी होंगे तो आप बहुत रो रहे होंगे। द मोस्ट ब्यूटिफुल इमोशन जो मैंने फील किया और देखा है, दैट यू आर सो हैप्पी दैट यू आर क्राइंग। आप इतने खुश हो कि आप रो रहे हो, और वो कंटेजियस होता है। अगर कोई सामने वाला स्टूडेंट आपका सिलेक्ट होता है और वो जब वो रो रहा होता है बिकॉज उसको कुछ सेकंड्स में अपनी पूरी जर्नी दिख रही होती है, और वो इतना खुश है कि वो रो रहा है, आप भी उसके साथ रोते हो। और मैं हर साल रो रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इमोशन जब वो ग्रेटिट्यूड निकल के आ रहा होता है कि they are so happी that they are crying. तो this every year I go through this मतलब yes, and मैं चाहता हूँ कि इस फेज में और रहूँ मैं। बिल्कुल सर, लाखों दुआएं रहेंगी उन बच्चों के साथ भी और आपके साथ भी, क्योंकि ऑफ कोर्स रिजल्ट एक ऐसा फेज होता है जिसमें मैं हमेशा से डरता ऐसा था, क्योंकि मैंने भी जब 10th 12th के एग्जाम्स के लिए रिजल्ट के बाद देखने के लिए, हम बोर्ड के रिजल्ट देखने कैफे जाते थे उस टाइम पे, घर में इंटरनेट इतना तेजी हुआ करता था, तो देखते रहे कि यार मेरा हुआ, अच्छा मेरे इतने परसेंट आए, दोस्त खड़ा है उसका तो हुआ ही नहीं, वो शिट कंपार्टमेंट आ गई। फिर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने लगे, थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए, एंड जब से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ तो मैंने ओवर द ईयर्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी साल में 1000 से भी कम बच्चों को सिलेक्ट करता है ऑन एन एवरेज, लेकिन तैयारी बहुत कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं पीटी का, फिर उससे कुछ कम मेंस लिखते हैं, उससे बहुत कम इंटरव्यू देने आते हैं, फिर धीरे धीरे वो एस्पिरेंट से कैंडिडेट बन जाते हैं। लेकिन रिजल्ट एक ऐसा इमोशन मुझे लगता है कि वो हंसाता भी है, वो रुलाता भी है, वो कुछ छोटे से पल के अंदर आपको पूरी आपकी जर्नी भी दिखा देता है, और आपको उतना ही टाइम के अंदर बोलता है कि अच्छा चलो अब गेट अप, रीस्टार्ट करो, अपने आप को दोबारा तैयार करो और अगली जंग फिर से लड़ो। सर कोई एक ऐसा एडवाइस आप देना चाहोगे जिन उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अब अपने लास्ट अटेम्प्ट में होंगे? देखिए, जनरली स्टूडेंट अगर जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है तो बाय दिस टाइम दे ऑलरेडी नो कि कहाँ वो लैक कर रहे होंगे, एंड आप अपना बेस्ट दीजिए। आप वही है ना कि गीता में बोला है कि भाई फल की परीक्षा ना करें, कर्म करते रहें। आप मेहनत ही कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दे दीजिए, एंड बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ऑलराइट। सो पर अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है सर, क्योंकि उन्होंने तो 5-6 अटेम्प्ट जितने भी पहले दिए हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रिपरेशन जर्नी, 4, 5, 2, 3 जितने भी दिए हैं, अब जो उनको लग रहा है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ एज एंड एवरी क्राइटेरिया, तो क्या वो वाले उनका बेस्ट नहीं रहा होगा? नॉट नेसेसरली, आई टोल्ड यू दैट बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं सर काश मैं और मेहनत कर लेता, शायद अगर देखिए सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, जैसे अगले महीने प्रीलिम्स है, एनीबडी हु इज नॉट फाइनली कन्विंस्ड कि वो फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं तो फिर अटेम्प्ट ना दे। इफ़ इट इज़ ओनली 1 अटेम्प्ट लेफ्ट, आपके एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, और ये तो मैं फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए भी बोलता हूँ, अगर आप फाइनली कन्विंस नहीं है कि सिलेक्ट नहीं होंगे इस साल, तो सिर्फ देखने के लिए पीटी नहीं देना। फाइनल ईयर वाला तो या लास्ट अटेम्प्ट वाला तो कभी ऐसा करता नहीं है। हाउएवर स्टिल इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो आप उस अटेम्प्ट में नहीं बैठेंगे। सर आप काफ़ी स्टूडेंट्स के मेंटर हो,
काफ़ी समय से हम लोग ऑनलाइन, जब से हमने शुरू किया था केवल का, आई सपोज 2020 से, तब तो मेंटरशिप और हमें डेडिकेटेड करनी पड़ जाती थी, बिकॉज फ़ोन भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रहे हैं, फिर हम सेंटर विजिट्स पे भी जब जाते हैं तो आप जाते तो हो क्लास लेने के लिए, बट कई बार उनका मेंटरशिप भी करके आते हो, आंसर राइटिंग का भी सपोर्ट करके आते हो। अमंग ऑल दोज मेंटीज दैट यू मे हैव सीन और गाइडेड थ्रू ऑल दिस जर्नी, कोई ऐसे 2 मेंटी आपको याद आ रहा है कि एक जिसका सिलेक्शन हो गया और उसकी जर्नी से आपने कुछ सीखा जो आप शेयर करना चाहोगे कि हाँ, बाकी एस्पिरेंट्स तो कुछ सीख सकें? दूसरे वो मेंटी जिनसे जो क्लियर नहीं कर पाए? देखिए, स्टूडेंट मतलब देयर वाज वन स्टूडेंट जो आई टोल्ड हिम टू बाय अ बेयर एक्ट, कि बेयर एक्ट क्या कि खरीद लीजिए। तो ही वाज एनालाइजिंग द बेयर एक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो 2 अलग अलग बुक्स उन्होंने रखी अपने सामने, और देखने लगे कि आर्टिकल 1 इसमें भी लिखा है, आर्टिकल 1 इसमें भी लिखा है, आर्टिकल 2 इसमें भी लिखा है, आर्टिकल 2 इसमें भी लिखा हुआ है। तो उनको क्या लगा कि ये कॉपी पेस्ट इस बुक से उस बुक में कॉपी किया हुआ है, ये एक्चुअली उन्होंने सोचा था ये, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि बेस क्या है थॉट प्रोसेस का। तो जो पहले बुक बनी थी, इसका पब्लिकेशन होगा, उन्होंने वो ले लिया कि इस बुक से इस ये बुक में ओरिजिनल है। कॉपी, हाँ ये ओरिजिनल है ये। ठीक है। एंड लेटर ऑन व्हेन ही एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड, उस साल नहीं, उनको 3 साल लगे थे, और जब वो सिलेक्ट हुए थे तब उन्होंने ये बात बताई थी कि सर मैं क्या स्टूडेंट था और कहाँ से कहाँ आ गया हूँ मैं। तो आप परेशान मत होइए, इफ़ यू नो ज़ीरो तो भी परेशान नहीं होना है। आप कल जो क्या थे वो इममटीरियल है, आज एंड आगे क्या होने वाले क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। डोंट थिंक यू जॉइन अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप 3 घंटे क्या कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप 21 आवर्स बचे हुए क्या कर रहे हैं आप। तो मेक श्योर दैट आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो वो स्टूडेंट से मैं यही बताना चाहता था कि वो बेस ज़ीरो से लेके कहाँ तक पहुँच गए। एंड जो नहीं है उनका तो बहुत ज़्यादा रहता है कि स्टूडेंट को कि मेरी लाइफ में अब मैं क्या करूँगा। हाउएवर आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव गिवन वेरी वेल और जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया है, वो लाइफ में कहीं ना कहीं पक्का सेलेक्ट हो रहे होते हैं। कोई स्टूडेंट CAPF में चले जाता है, नो सो मेनी एस्पिरेंट कमांडेंट्स जो अग्रीड वो यंग एज में सेलेक्ट होते हैं, 25 की एज होती है जनरल के लिए। तो कोई और है, कहीं कोई इसरो में चले गए, कोई उसके बाद IIMS में चले जाते हैं। तो दे आर डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू द अदर्स, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया है एक उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे जनरली स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा होता। दे आर ऑलवेज बेटर देन द अदर। तो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए दे आर नॉट फेलियर्स, दे आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, बट कहीं और सक्सेस मिली है। मे बी सिविल सर्विस में नहीं तो किसी और तरह से देश की सेवा जरूर कर रहे हैं। सर थोड़ा कैंडिडेट सा सवाल है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बात कर ली है। एज अ ह्यूमन बीइंग, जब भी आपको समय मिलता है अपनी लाइफ में, जब आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, जब आप सेंटर ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो आपका जो बेस्ट फ्री पास टाइम वो क्या है सर? क्या करते हो? देखिए मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, एक मुझे घूमना बहुत पसंद है और एक मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर मेरे को चीज़ अगर लेट्स से इफ आई गेट अराउंड मे बी 3 डेज, तो मे बी आई विल गो टू माउंटेन्स, वहाँ ट्रैवल करूँगा, वहाँ बैठ के बुक पढ़ने लग जाऊँगा मैं। ओके। तो करना तो यही दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होती है ये। तो दैट्स ट्रैवलिंग, बिकॉज एज वी गॉट सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री, सो काम के लिए भी ट्रैवल करना होता है और वहाँ जाके पढ़ाना होता है। तो दोनों चीज़ें आई एम एंजॉइंग द बेस्ट उसी को आपने अपने वो हॉबी बना लिया, पास टाइम भी बना लिया। सब कुछ यही दोनों चीज़ें हैं विच आई एंजॉय। आई डोंट लाइक टू मतलब कि रेस्ट मच। ठीक है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट है आपका थोड़ा सा? मूवीज, म्यूजिक, वेब ठीक है। सीरीज? म्यूजिक देखिए, टीवी अप्रॉक्सीमेटली मैंने करीबन 15 साल से नहीं देखा होगा। ओके। कुछ टाइम तक पहले तक तो मेरे पास टीवी था भी नहीं वैसे। एंड बिकॉज मुझे लग रहा था कि इसमें मैं देख के सीखूंगा क्या या क्या देखूंगा। अग्रीड, आई वॉच मूवीज समटाइम व्हेन द टाइम परमिट्स। आई मे नॉट गो टू अ थिएटर। तो अब OTT की वजह से अब रिसेंटली मतलब टीवी तो है, पहले बाय चॉइस नहीं ले रहे थे, बट फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। राइट। तो ज़्यादा वैसे म्यूज़िक का शौक नहीं है। इफ आई एम ट्रैवलिंग तो कार में सुन लिया तो सुन लिया। ठीक है, जस्ट टू कीप योर लाइफ व्हाइल ड्राइविंग, मैं ऐसा समझ सकता हूँ। ऑलराइट सर, थोड़ा सा वापस आते हैं, बिकॉज इतना भी कैंडिडेट नहीं होना है। सर हैं कि टेस्ट सीरीज एक बहुत हेल्पफुल पार्ट प्ले करता है पूरी जर्नी के अंदर, बिकॉज आपको स्किल करता है, आपको मौका देता है उसी 2-2.5 घंटे के, 2 घंटे के या 3 घंटे के फेज में बैठने का जिसमें आप एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। मे बी कई कोचिंग तो ऐसा होते हैं जो सुबह के समय ही टेस्ट कराती हैं PT का, और दिन के समय ही टेस्ट कराते हैं मेंस का। सर विद ऑल दिस बेसिस माय पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो भी हम कोई टेस्ट
देते हैं बनाकर बच्चों को, 100 क्वेश्चंस का देते हैं, और उनके पास बहुत सारे PYQs ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस और आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो कोई एक चैप्टर है लिमिटेड, जैसे कोई भी हम फंडामेंटल राइट का कोई चैप्टर पकड़ लेते हैं, उस चैप्टर के अंदर तो लिमिटेड ही है, उसमें सब हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट एंड हाउ रेलेवेंट दे कुड बी। तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टेस्ट सीरीज व्हेन देयर इज सो मच अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, हर जगह क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, हर जगह उनके आंसर्स ही आंसर्स है। तो कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज किसी भी स्टूडेंट के लिए क्यों रेलेवेंट हो सकती है? देखिए, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको रियल में बताती है कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। अगर आप मान लीजिए आप क्लास में टॉप कर रहे हैं या आप सेकंड रैंक आए मान लीजिए और 200 बच्चे हैं, तो आपको शायद लगेगा कि अरे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट अब 200 बच्चे में 2 है, अगर आप उसको 2 लाख बना दें तो आप भी 2000 कहाँ पहुँच जाओगे। आप उसको 10 लाख बना दे तो कहाँ पहुँच जाओगे। ये टेस्ट सीरीज आपको बताएगा वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। आप क्लास में सिर्फ क्लास के बच्चों से कम्पीट करते हैं, टेस्ट में आप पूरी कंट्री से कम्पीट कर रहे होते हैं जिन्होंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होती है। व्हेन यू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, ये क्वेश्चंस का तरीका अलग हो जाता है। देखिए, संविधान में मान लिया आर्टिकल्स तो उतना ही है, बट आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन तो बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कोई अगर मुझसे आगे बोले कि सर मुझे संविधान जानना, आई वांट टू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई वुड आस्क कि, एंड स्टूडेंट आस्क मी कि सर मुझे अब बताएं कौन सी बुक पढ़ूँ मैं। तो मैं पहले पूछूंगा कि बेटा आप पढ़ना क्यों चाहते हो, वाई डू यू वांट टू रीड और वाई डू यू वांट टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं मतलब ऐसे मुझे जानना है कंट्री के बारे में, संविधान के बारे में, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन आई वांट टू नो। तो आई वुड से कि आप सुभाष कश्यप पढ़ें। तो सुभाष कश्यप का मैं नाम बोलूँगा कि आप उनकी बुक पढ़ें आप। अगर कोई आके बोलता है कि सर मैं सिविल के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा ठीक है, पॉलिटी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको आप। मैं उनको सुभाष कश्यप नहीं रिकमेंड करूँगा। तो बोलते हैं कि सर मैं लॉ के लिए करना चाहता हूँ, तो आई मे रिकमेंड DD बासु। मतलब देखिए, संविधान तो तीनों में गया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बुक्स में, जो मैंने नाम बताया, राइटर्स के नाम या बुक का नाम। हाउएवर वो अलग अलग एरियाज को टैकल कर रहे होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें तो 300-400 पेज में एक बुक हो सकती है जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया होगा, कम पेज में भी हो सकती है। आपको अगर मैं DD बासु का एग्जांपल दूं, तो जो मार्केट में बुक मिलती है वो करीबन वो समरी ऑफ अ समरी टाइप की बुक है जो मार्केट में मिलती है। ओके। वो जो ओरिजिनल DD बासु है वो होनी चाहिए करीबन 30 से 35,000 पेजेस की। वो वॉल्यूम्स 35,000 पेजेस की वो वॉल्यूम्स में आती है। उसमें आर्टिकल 19 के लिए ऑलमोस्ट 2 बुक लगी हैं, 2 बुक इतनी मोटी मोटी। आर्टिकल 19 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 19 जो है उसमें ऑलमोस्ट 2 बुक लगी हैं, इतनी मोटी बुक हैं, उसमें सिर्फ 19 ही डिस्कस हो रहा है। 13-14 के लिए भी 3000 पेज हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, तो आपके पास इतना सारे रिसोर्सेज हैं। आई रीड दोज बुक्स, आई ट्राई टू टेक आउट थिंग्स विच मे बी रेलेवेंट। तो डायमेंशन पूछने के लिए तो हजारों डायमेंशन जो उसमें कौन सा डायमेंशन इस बार के लिए जरूरी है, वो स्टूडेंट्स को हम कोशिश करते हैं कि भाई कुछ तो चीजें बेसिक्स होंगी वो आप को पता होनी ही चाहिए। तो रेपिटेटिव तो हो गए कहीं पे, हर साल की मैं बात कर रहा हूँ। एक टेस्ट सीरीज में रेपिटेशन नहीं मिलेगा आपको, बट अगले साल भी सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज अगले साल अलग स्टूडेंट भी है, उसको भी तो वो पोर्शन प्रिपेयर करवाना है। ऑफ कोर्स। सो इट्स नॉट अबाउट कि लिमिटेड जगह से ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें और इतना कुछ है पढ़ने के लिए, बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। राइट, सब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जो ज्यादा काम में आए, ना कि ज्यादा पढ़ना है। राइट। सो बेसिकली जो मेरा सवाल था वो आप बहुत ही डीप जाके आपने उसको इलैबोरेट करके आंसर दिया है। तो शायद मेरा सवाल भी डीप था, थोड़ा ट्रिकी सा सवाल था, लेकिन जवाब आपको मैंने कहा था शायद मेरा सवाल गलत हो सकता है, लेकिन जवाब बिल्कुल सही आने वाला है। तो जैसे मैं KSG में सोशल मीडिया टीम देखता हूँ, वैसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम देखते हो जिसमें कंटेंट, टेस्ट सीरीज एंड ऑलमोस्ट एवरी चीज़ आ जाती है। सर, कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि जो आपको मैनेज करने में बहुत काम सुकून देती है, बहुत आराम से आपका काम हो जाता है, या कोई आपने को बहुत कम टेंशन देने वाली चीज़ हो इस सारे कामों के अंदर? चाहे ये सारे जो काम है ये सब अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर खान सर जो हैं, उनके गाइडेंस की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो सुकून ये चीज़ है कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो आई नो कि किनके पास मुझे जाना है, होम टू कॉल, एंड उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। राइट, तो वही एक सुकून है, वो एक पावर है that you know there is somebody
कि अगर आपको कोई मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम आई है तो आपको किन को अप्रोच करना है। सर तो कोशिश करते हैं कि ऐसी मुश्किल ना आए, हाउएवर इफ एट ऑल इट इज देयर, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ही सेज कि जब पूछना है पूछिए। राइट, राइट। सो आई सपोज मैंने भी शायद इसी अप्रोच को लेकर काफ़ी सारी मुश्किलों को हल किया है सर के साथ। सर कुछ कैंडिड मेमोरीज मैं आपसे जानना चाहूँगा। कैंडिड मेमोरीज होती हैं जो हम पर्सनल मेमोरीज हो सकती हैं जो आप शेयर करना चाहोगे। मे बी वो मे बी फैमिली से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा जो आपको एक लाइफ लर्निंग देकर गया हो। मे बी कोई स्टूडेंट की कोई बात हो, किसी टीचर की कोई बात आपको याद आ रही हो, किसी कुलीग की कोई आपको बात याद आ रही हो, जिसने आपकी लाइफ को एक चीज़ दिया हो कि हाँ यार, इससे मैंने ये चीज़ तो सीखी। चाहे वो मेरी ही कोई बात याद आ रही हो आपको, या कोई और हमारे कोलीग हो, या कोई और आपके सीनियर फैकल्टी हो, या कोई और टीचर हो जिनसे आपने कुछ सीखा हो। एक लाइफ लर्निंग जो आपको लगता हो कि ये मेरे अंदर तो उस पर्सन की वजह से और हमेशा रहने वाली है। देखिए, अगेन पिन पॉइंटिंग या सिंगल का तो मैं उतना शायद अभी एट द मोमेंट में रिकलेक्ट नहीं कर पाऊँ। मैंने सीखा ये है कि कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। अब आप में ये टैलेंट होना चाहिए कि उनसे वो सीख सके, और कोई इतना अक्लमंद नहीं है जिसको सब कुछ आता है और आपको सब कुछ सिखा देगा। तो पॉइंट है, हर इंसान से सीख सकते हैं आप। अब वो आपका है टैलेंट कि आप कितना किससे कितना सीखते हैं। राइट। तो सर सीखने पर हम लोग इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अभी अब तक आपने जो भी बातचीत देखी है, अंकित, ये बातचीत के अंदर आपने रजा से मुलाकात करी है, आपने काफ़ी सारे सवालों को जवाब मैंने कोशिश करी सर ले पाऊँ। कुछ सवाल मेरे ऐसे भी थे जो मेरे यहीं से निकले थे, तुरंत के तुरंत बनाए थे मैंने। कुछ सवाल मेरे पास लिखे भी हुए थे, कुछ सवाल मेरे पास कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी भेजे हुए थे जो कि अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरे फ्रेंड्स नहीं, मेरे फ्रेंड्स के भाई एंड ऑल, जो कि मैं दोस्त ही मानता हूँ। सो काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। अगर आपको कुछ ऐसा सवाल लग रहा हो जो मैंने नहीं पूछा है, या जब आपको लगता है कि कुछ सवालों के जवाब अभी भी रह गए हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं रजा से डिस्कस करके उनका जवाब आपको दोबारा कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बिकॉज आज स्पेशल है, बिकॉज आज सर का बर्थडे भी है। मैं आज के दिन रिलीज़ करने वाला हूँ, सुबह ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात को ही रिलीज़ होने वाला है, तो मैं ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एंड सर अगेन थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस टाइम ऑन द स्पेशल डे। एंड विद दिस स्पेशल नोट वी विल जस्ट कॉल दिस सेशन ऑफ। बहुत जल्दी क्विक सा सेशन ऑफ करेंगे। सर एक ऐसा लाइफ लर्निंग या एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसी मेंटरशिप जो आप सभी को देना चाहोगे थ्रू आउट ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसा भी जो तैयारी नहीं कर रहा हो मेरी तरह। मतलब एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में से ये है कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा और ये सब पे चल सकता है, रामबाण की तरह सर इस कैमरे में। देखिए, ये कभी मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वाले लोग और भी रहेंगे और होते भी हैं, और उसके बावजूद वो सेलेक्ट होके चले भी जाते हैं। तो आपकी जैसे प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स रहती है। डरना नहीं है, बस लड़ते जाना है। सेकेंडली, आप खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपके प्रिपेयर कर रही होती है। दे आर ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग अ लॉट। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है जो आपको मान के चलनी है और आपको करनी भी है, और डरना नहीं है। सो डरना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और लड़ते रहना है। विद दिस आई वुड लाइक टू पॉज दिस सेशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट रजा सर शायद मुझे दोबारा मौका दे सकें, दोबारा हम एक बातचीत कर सकें थोड़ा और लंबे समय के लिए, जिसमें हमारे पास टाइम बाउंडेशन ना हो और हम लोग सर को डिस्टर्ब भी ना कर सकें। एंड सर थैंक यू फॉर कमिंग एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू।